हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें जेई में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। पहले आते थे क्वेश्चंस, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक ट्रांजिस्टर वगैरह निकल गया है, तो उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड में एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक सेक्शन और इसके साथ पहले मिला जुला था कम्युनिकेशंस, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशंस, ये सब मिलके ट्रांजिस्टर्स, ये सब मिलके क्वेश्चंस आते थे। अब ट्रांजिस्टर्स निकल गया है, कम्युनिकेशन थ्योरी निकल गया है, तो बाकी रह गया तो ये सेक्शन में ही रहेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे कंपल्सरली। यू विल गेट सम 3 मार्क क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस व्हिच विल बी कवरिंग इन 2 क्लासेस। आज की क्लास और अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये जो सेमीकंडक्टर है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, पहले हम समझते हैं। व्हाई दिस सेमीकंडक्टर चैप्टर केम। वैसे हमारे पास कंडक्टर तो थे, इंसुलेटर भी थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन बढ़ते गया, हमें जरूरत पड़ा कि मेनी इन वन। नहीं, मोबाइल लेंगे तो उसमें फ़ोटो भी निकलता है, फ़ोन भी कर सकते हो, कैलकुलेटर की भी यूज़ कर सकते हो, गाना सुन सकते हो। मेनी इन वन मोबाइल का जो स्मार्टफोन का यूटिलिटी इसलिए तो है, टॉर्च भी जलता है कि नहीं। तो सेमीकंडक्टर की केस में भी वही है। अगर हमें किसी जगह कंडक्टर की ज़रूरत है या फिर इंसुलेटर की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत को ये अकेला पूरा कर लेता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंडक्टर जैसे बिहेव नहीं करता है, जैसे मोबाइल का टॉर्च बहुत अच्छा टॉर्च लाइट जैसे बिहेव करता है क्या, नहीं करता है, लेकिन काम चलाओ चल जाता है। वैसे बहुत अच्छा कंडक्टर जैसे बिहेव तो नहीं करता है, बहुत अच्छा इंसुलेटर जैसे बिहेव नहीं करता है, लेकिन समवॉट ये दोनों का नेचर को काम में लगा लेता है और यूज कर सकते हैं यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ सेमीकंडक्टर की खोज के बाद। सेमीकंडक्टर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, ये सोचो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ, इट इज विथ सेमीकंडक्टर ओनली। अच्छा, अब ये सेमीकंडक्टर चीज़ क्या है? ये ऐसा एक मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी इज समथिंग बिटवीन द इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। बोलो कि दोनों का बीचों बीच का वैल्यू है उसका कंडक्टिविटी। मतलब कभी चाहे तो उसको हम कंडक्टर जैसे यूज कर सकते हैं, कभी चाहे तो इंसुलेटर जैसे यूज कर सकते हैं। मोरओवर इसका कंडक्टिविटी को हम टेम्परेचर के साथ भी बदल सकते हैं। 0 केल्विन में जो बिहेवियर दिखाएगा, रूम टेम्परेचर में दूसरा बिहेवियर दिखाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर में तो तीसरा बिहेवियर दिखाएगा। इसलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप फॉरेन कंट्री से लाते हो, कोल्ड कंट्री से खरीद के, जो वहाँ पर बढ़िया चलता था, यहाँ पर लाने के बाद देखो चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर से अलग है। दे आर डिजाइन फॉर देम ओनली, है ना, ऐसा। तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे भी साल भर का कोर्स करते करते आप लोग पक गए होंगे, मुझे मालूम है कि नहीं। तो इस चैप्टर को मैं जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसी की तरह से सजा के बनाया हूँ। आई हैव टेकन ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस ले आऊँ, ऑल थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला और रेगुलर क्वेश्चन जो आता है, व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अगर स्कूल में मॉक एग्जाम हुआ होगा तो पक्का आया होगा, या फिर बोर्ड में तो ये रेगुलरली आता है, 2 साल में 3 बार आ जाता है। कहने का मतलब इतना फ्रीक्वेंटली वो आता है। व्हाट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा अपनी बोर्ड में। बैंड का मतलब होता है रेंज। व्हाट इज एनर्जी रेंज इन सॉलिड्स। तो हम देखेंगे किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूर में होता है, उसका एनर्जी उतना ज्यादा होता है। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है ना। हम जानते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में हमारा जो एनर्जी होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन का, वो -13.6/n² होता है। n जितना ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी उतना कम होगा, बट माइनस साइन है इसलिए ज्यादा होगा। किसी का एनर्जी अगर 0 हो गया, मतलब वो तो आयोनाइज करके भाग गया। अब एक चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जितने दूर में रहेगा उसका उतना ज्यादा एनर्जी होगा, पास में रहेगा कम एनर्जी होगा। सपोज ये वैलेंस ऑर्बिट है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है,
इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ कुछ एनर्जी है, और आप जानते हो कि द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स, और नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर अगेन। तो सबका एनर्जी अलग अलग है ना, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है। वैलेंस सेल में जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो एनर्जी है, अगर वो देखेंगे कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड। लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझेंगे पूरा। वैलेंस एनर्जी बैंड क्या हुआ, मान लो कि हम यहाँ पर ये एनर्जी को प्लॉट करने की कोशिश करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये है, सबका एनर्जी अलग अलग है। तो आप देखें कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन दिस, उनका एनर्जी इसी रेंज में है। ये जो रेंज ऑफ एनर्जी है उसको कहते हैं वैलेंस एनर्जी बैंड। समझ में आया? अब दूसरा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर रहेगा, इसके साथ इसका अटैचमेंट कम हो जाएगा। अब छोटा सा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा, इट कैन कैरी ए करंट। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भागते हैं, जो लाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ वो चलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एटम को छोड़ के भागना शुरू करते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कम से कम कितना एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में चलने लगेंगे, ठीक है ना? अगर ये ऑर्बिट में है तब भी चलेगा, अगर ये ऑर्बिट में है तब भी चलेगा, और ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर चल रहे हैं तो उनका भी एनर्जी अलग अलग है, यहाँ पर जो है उनका भी एनर्जी अलग अलग है। तो जितने सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, किसको कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, बट द बाइंडिंग फोर्स इज वेरी वीक। उनके पास जो एनर्जी है, दैट रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या? सो इन टर्म्स ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हम लोग मटेरियल को, सॉलिड को डिस्टिंग्विश करते हैं एज कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ऐसे करके। तो क्वेश्चन क्या था? लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या दिया गया? व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स? देयर आर 2 energy bands defined for solids. पहला हुआ वैलेंस बैंड, पूरा नाम है वैलेंस एनर्जी बैंड, लेकिन वैलेंस बैंड बोलने से लोगों को समझ में आ जाता है। वैलेंस बैंड क्या? इट इज the range of energy associated with valence electrons। ठीक है। दूसरा हुआ क्या? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अब जो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कर सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरी कर सकते हैं उनको कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वही कंडक्ट कर जाते हैं। सो यू विल से इट इज द रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे जगह बना के लिखेंगे तो शायद दोनों चीज को हम ढंग से लिख पाएंगे। थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे वैलेंस एनर्जी बैंड। बहुत ही इजी चैप्टर है, दिमाग में पहले ये छाप लो। आपको कोई भी चैप्टर क्लास 12 का नहीं हो रहा है तो ये चैप्टर तो होना ही होना, इट इज नो वे कनेक्टेड टू द प्रीवियस नॉलेज, ये तो होना ही होना है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो आज आप कॉपी में लिखोगे उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब इतना इजी है। ठीक है, कंडक्शन बैंड क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स which are easily mobilized by a small electric field are called conduction electrons. Conduction electrons, they are called conduction electrons.
Now the range of energy associated with conduction electrons, range of energy with conduction electrons or these electrons is conduction band। क्या बात समझ में आ गया? Cb मतलब कंडक्शन बैंड। कितना सिंपल तो है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसका जो रेंज है उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। यहाँ पे बस एक छोटा सा चीज मैं दोनों के बारे में बताना चाहूंगा जो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। वैलेंस एनर्जी बैंड कौन से इलेक्ट्रॉन के साथ है भाई? जो वैलेंसी सेल में है कि नहीं? कंडक्शन एनर्जी बैंड उससे ऊपर वाला सेल की उससे नीचे वाला सेल? ऊपर वाला सेल। अच्छा, जो कंडक्शन एनर्जी बैंड होगा वो हायर देन वैलेंस बैंड एनर्जी होगा कि लोअर देन वैलेंस बैंड एनर्जी होगा? हायर होगा। यूजुअली देखा जाता है कि कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो वैलेंस बैंड से ज्यादा है, लेकिन ये जरूरत नहीं कि हर जगह होगा, कभी कभी दोनों ऊपर ओवरलैपिंग भी होते हैं। ठीक है, सो इन जनरल VB valence band is lesser than, valence band or conduction band is above the valence band. Conduction band is above valence band. समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ सॉलिड्स आर डिस्टिंग्विश्ड। ये क्वेश्चन आता है। ये पहला जो पूछे व्हाट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों मिला के आपको 2 मार्क के लिए दे देंगे। हाउ सॉलिड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। मेरे ख्याल से मुझे फॉरबिडन एनर्जी गैप को यहाँ पर बताना चाहिए था। एनीवे सॉल्यूशन लिखेंगे। The energy gap between valence band and conduction band is called forbidden energy gap। forbidden energy gap। तो मटेरियल को हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, जिसको आपको इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, दी एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप is more than 3 electron volt simply by increasing temperature, electrons of valence band cannot jump into conduction band। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा बहुत कुछ थर्मल फोटोन दोगे, उस थर्मल फोटोन को खा के उनका एनर्जी उतना नहीं हो जाएगा कि वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, क्योंकि गैप इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट का जब आंसर हम लोग लिखेंगे हाउ यू डिस्टिंग्विश, तो एक 3 फिगर बनाना पड़ता है तीनों के लिए। फिगर भी हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर्स
some electrons in valence shell are energetic enough or enough energetic to carry current. Thus these electrons belong to both conduction and valence band. Valence band of energy. So, in case of metals, these two energy bands are overlapping. The forbidden energy gap is absent और there is no energy gap between, क्योंकि दोनों जो बैंड है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है। In case of semiconductors, the forbidden energy gap is less than 1 electron volt. Less than 1 electron volt. A valence electron or an electron in valence band may jump into conduction band by observing थर्मल फोटोन्स। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये थर्मल फोटोन को खाते खाते ये अपना एनर्जी को इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वैलेंस सेल के जो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव करने लगते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? जिसके पास एनर्जी कंडक्शन बैंड का है ना। तो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर्स, आई होप यू विल बी एबल टू फॉलो। ये पूरा चीज लिखना है और फिगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है, तभी इसके लिए क्रेडिट मिलता है। तो इसमें आप देखोगे कि ये हो गया, मान लो रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसा करके। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पर। सी ये हो गया कंडक्शन बैंड ऑफ एनर्जी, ये वैलेंस बैंड ऑफ एनर्जी, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, दैट एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा? दिस इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? yes, अच्छा। सिमिलरली अगर हम ये किसके लिए था, इट इज द केस ऑफ इंसुलेटर्स।
अच्छा, ये डायग्राम आपको हर जगह मिलेगा, बट देन कुड यू फॉलो व्हाट आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट? वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी यहाँ पर है, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, और उनका एनर्जी को प्लॉट किया गया है। जो इस रेंज में आ गए उस इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। इंसुलेटर के केस में तो आप देखोगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए करंट कैरी नहीं कर सकता। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। दिस बैंड इज एम्प्टी। किसके लिए? इंसुलेटर्स। ये बैंड क्या है? ये बैंड में कोई एनर्जी नहीं है, ये एम्प्टी है। ये फिगर वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग ये फिगर बनाओ, समझ में? इफ आई गो फॉर द केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, और पहले देखेंगे कंडक्टर। इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होगा? अगर हम बात करें कंडक्टर का, तो आप देखोगे इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ये दोनों एनर्जी बैंड जो है, ये दोनों एनर्जी बैंड जो है, दे आर ओवरलैपिंग। ये दोनों ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये दोनों ओवरलैपिंग है। तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूं और पास ले आता हूं। ये देखो, ये दोनों अभी ओवरलैपिंग हो गया। कौन? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करके हैं। मतलब यहाँ पर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पर होते हुए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव कर रहे हैं। दे आर इन द वैलेंस शेल बट दे कैन कैरी करंट। जैसे सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको ना न्यूक्लियस चाहता है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहते, वो तो चाहते ऑप्टेट रूम सेटिस्फाई हो जाएगा, भागा भागा सा है। कोई थोड़ा सा चुटकी दिखाया तो भाग जाएगा, मतलब वो वैलेंस शेल में होते हुए भी वो कंडक्शन बैंड में है। तो दिस इज केस ऑफ कंडक्टर्स। इसमें ये एम्प्टी नहीं है, कंडक्शन बैंड इज नॉट एम्प्टी। समझ में आ रहा है? ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया कंडक्टर। यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? एनर्जी गैप ये 0। यहाँ पर कोई एनर्जी गैप नहीं है। ये सब चीजों को लिखना पड़ता है। यू मस्ट ड्रॉ दिस फिगर्स। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम भी मेंशन कर देते हैं कभी कभार क्वेश्चन में। तीसरा वाला तो केस है फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की केस में आप देखोगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यू विल सी देयर इज ए डिस्टिंक्ट कंडक्शन बैंड एंड ए वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में छोटा सा गैप है। देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इनके बीच में छोटा सा गैप है, और यहां पर जो कंडक्शन बैंड है, सॉरी, यहां पर जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप रह गया है। देयर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। फिगर थोड़ा, हाँ, ये तो इनके बीच में एक छोटा सा गैप रह गया। दैट एनर्जी गैप क्या है? इतना कितना है ये? इट इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए हुआ? सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जो है, इसके लिए दो डायग्राम बना देना। 8 0 केल्विन, इसमें ये आपको एम्प्टी मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेंगे, जबकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन होते ही है, इसमें सोचने की क्या बात है। समझ में आया? इफ आई वांट टू गो फॉर द सेम सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो थर्मल फोटॉन्स होते हैं, उनको खा के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जब करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, क्योंकि ये गैप काफी छोटा है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था, जिसका एनर्जी, वो जो कुछ एनर्जी पाएगा मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो जब करके इसमें आ जाएगा। सो देयर आर फ्यू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गैप काफी कम है। सेम चीज कंडक्टर भी होने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वैलेंस शेल में होते हुए वो कंडक्ट करने की काबिल थे। इंसुलेटर के केस में कर सकते थे, लेकिन गैप काफी ज्यादा था, उतना ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगा। सो इंसुलेटर की केस में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि कंडक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके जंप कर जाए। इसमें क्या बात समझ में आया? कुड यू फॉलो द फिगर एंड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स?
समझ में आ गया एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सो आई विल गो बैक अगेन, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन था व्हाट आर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, यू अंडरस्टूड एनर्जी बैंड्स मीन रेंज ऑफ एनर्जी। फिर हम लोग देखे कि हाउ यू डिस्टिंग्विश कंडक्टर की केस में और इंसुलेटर की केस में, हाउ यू डिफरेंशिएट देम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन गैप। इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि कंडक्टर की केस में 0 होता है, क्योंकि दोनों एनर्जी बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। सेमीकंडक्टर की केस में देयर इज अ स्मॉल गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इवन लेस। नॉर्मल थर्मल फोटोन जो रूम टेम्परेचर में होते हैं वो करीब करीब 0.6 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं थर्मल फोटोन्स। अभी रूम में भी रेडिएशन आ रहा है रूम टेम्परेचर में, तो 0.5 0.6 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होते हैं वो थर्मल फोटोन का एनर्जी। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो फोटोन का एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन खाया वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ गया। सो रूम टेम्परेचर में यू विल सी दिस आपका जो सेमीकंडक्टर है दैट एट 0 केल्विन इट विल बिहेव एब्सोल्युटली एज इंसुलेटर, और एट रूम टेम्परेचर इट इज पार्शियली बिहेविंग एज ए कंडक्टर बिकॉज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। समझ में आया? ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज फेर्मी लेवल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन को बोर्ड में ज्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन एंट्रेंस वालों को पूछा है, तो इसलिए इसके बारे में बताया, क्योंकि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते वक्त हमें फेर्मी लेवल के बारे में कुछ एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। क्या है फेर्मी लेवल ऑफ एनर्जी? आप देख रहे हो कि जो कोई भी चाहे सॉलिड हो या कोई कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, किसी के केस में इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप सारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम देम अप, टोटल एनर्जी बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स will give you a particular energy. Suppose n1 नंबर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है E1, n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है E2, सबको एनर्जी को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हो गया एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? So energy of all these conduction as well as valence electrons averaged over each electron will be coming out in energy which is called Fermi level. अब अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबका एनर्जी प्लस ये सबका एनर्जी डिवाइडेड बाय ऑल दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एनर्जी क्लोज टू दिस। कभी कभार बुक में इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बोल देता है, जो कि सही नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो फेर्मी लेवल क्या है? इट इज एनर्जी ऑफ all valence and conduction electrons averaged over all electrons। शायद स्टेटमेंट ठीक से समझ में नहीं आया, बट दैट इज द राइट स्टेटमेंट। अदरवाइज मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। It is the energy, it is the ratio of total energy with valence and conduction electrons to the total number of valence and conduction electron। क्या मैं समझा पाया? समझ में? वैलेंस इन टर्म्स ऑफ एज निकालो, इट इज द एवरेज एनर्जी यू कैन से। मान लो कि वैलेंस सेल में 25 इलेक्ट्रॉन है, सबका एनर्जी निकाल के जोड़ दिए। कंडक्शन सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, सबका एनर्जी निकाल के जोड़ दिए। सम ऑफ द टू एनर्जी डिवाइडेड बाय 35, 25 इसका 10 इसका, तो हो गया एवरेज एनर्जी। उसको कहते हैं फेर्मी लेवल। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन वेयर इज द फेर्मी लेवल? फेर्मी लेवल कहाँ है? क्योंकि आप देखोगे हाँ ये तो वैलेंस बैंड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी
इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर 0 केल्विन में तो ये यहाँ पे फेर्मी लेवल, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन है इसके, यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू द फेर्मी लेवल, इट विल गो अप, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इनका और इनका एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी समथिंग हायर देन दिस वैल्यू। इसका मतलब हुआ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेर्मी लेवल गोज हाई। बस ये छोटे मोटे चीज बताने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेर्मी लेवल गोज हाई। समझ में आया? तो वही चीज को लिखेंगे। Thus, in case of semiconductors, with increase in temperature, the Fermi level goes high. समझ में आया? फेर्मी लेवल क्या हो गया, समझ में आ गया? फाइन। छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, कमेंट ऑन इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मानियम, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखें, ए प्योर सेमीकंडक्टर is called an intrinsic semiconductor. जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। कैसे बनाते हैं इसको, हाउ इट इज फॉर्म, इतना प्योर फॉर्म में कैसे मिलेगा। तो क्या करते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर से उसको पहले मेल्ट कर देते हैं, फिर जब वो रिक्रिस्टलेशन होता है, ठंडे होकर रिक्रिस्टलेशन होता है, और आप जानते हो कि रिक्रिस्टलेशन प्रोसेस इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। कोई भी चीज को अगर मेल्ट करके रिक्रिस्टलाइज करोगे, जो इंप्योरिटी होगा वो पुश करके उसको सबको सरफेस में ले आएगा। तो कोई एक जर्मेनियम बार को आप मेल्ट कर दो, फिर से जब वो रिक्रिस्टलाइज करेगा तो देखोगे उसके सरफेस में जो भी इंप्योरिटी उसके अंदर था वो सारे सरफेस में आ जाएंगे। सरफेस को निकाल दो, इसको इरोड करके निकाल दो सरफेस से एक लेयर, तो बन गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when such elements are melted and allowed to recrystallize, the impurities in them are pushed to the surface. ठीक है, are pushed to the surface by cleaning the surface the intrinsic semiconductor is formed. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, रिक्रिस्टलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे। How it is formed, comment on its conductivity. ठीक है, you want to know what is the conductivity of this. Conductivity of such semiconductors are
of the order 10 to the power 0, that is midway between that of conductor and insulator. आपको मेरे साथ साथ लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ध्यान से सुन सकते हो, बाद में लिख सकते हो। मेरे को तो लिखना काम है, आप सुन सकते हो, नोट देख के लिख लो। तो अभी हमें मालूम पड़ गया कि जो कंडक्टिविटी है वो इट इज लाइन बिटवीन समथिंग द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, कितना होता है कंडक्टिविटी, हाउ वी कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, शायद वो क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं, मैं देखना चाहूंगा क्या लिखा हूं। एक्सप्लेन द टर्म्स, अच्छा तो ठीक है लिख देते हैं। लेट अस डिराइव कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं मेंशन नहीं किया हूं क्वेश्चन में तो मैं लिख देता हूं, डेरिवेशन फॉर कंडक्टिविटी। कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हाउ इट कैरीज ए करंट, let us go like this. This is the semiconductor. I have drawn the energy bands to save your time. ये जो कंडक्शन बैंड में देखो, इसका कोई एनर्जी नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, और रूम टेम्परेचर में सम इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए। अब यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो मूव करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी हो गया है कि अभी कंडक्शन बैंड में आ गए एट रूम टेम्परेचर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो भाग भी जाएंगे। लेकिन क्या होगा उन एटम्स का जिनका इलेक्ट्रॉन भागे, समझ में? वो एटम का, जैसे सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था चाहता नहीं था, फिर भी चले जाना तो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये जो एटम है उनका इलेक्ट्रॉन है वहां पर मेटेरियल के अंदर ही है, लेकिन उनके पास नहीं है, तो उनको अपना एक इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हरदम फीलिंग आता है। और वैसे भी ये जो जर्मेनियम है वो कैसे फॉर्मेशन होते हैं आप जानती हो। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 14। यस 14 है तो 284, मतलब आउटर मोस्ट सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। एंड हाउ इट इज एग्जिस्टिंग? इट इज एग्जिस्टिंग बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ नियरबाई एटम्स। हाँ, क्या हुआ? जर्मेनियम का 14 एटॉमिक नंबर नहीं। जर्मेनियम का कितना होता है? सिलिकॉन का, सॉरी सिलिकॉन का, जर्मेनियम का 32 होता है। सॉरी केमिस्ट्री में थोड़ा वीक हूं भाई। सिलिकॉन का 14 होता है, इज इट ओके? अब सिलिकॉन का 14 हुआ तो उसका बाहर 4 है, और ये जो सिलिकॉन है वो दूसरा सिलिकॉन के साथ ऐसे बॉन्डेज फॉर्मेशन कर रहा है ना? तो ये सबके साथ ऐसे बॉन्ड कर रहे हैं, दे आर ऑल कोवैलेंट बॉन्ड्स, और ऐसे फॉर्मेशन करके बैठे। नाउ दे हैव ऑल सैटिस्फाइड देयर ऑक्टेट रूल्स। इसके बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, जबकि वैसे वो न्यूट्रल है। टू सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, तो दे डेवलप्स ए स्ट्रांग एफिनिटी टू अब्सॉर्ब 1 इलेक्ट्रॉन। तो लगता है कि एज इफ इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन खा के न्यूट्रलाइज होगा, जबकि वहां पर कोई चार्ज की डेफिशिएंसी नहीं है। खाली हुआ है कि ये जो ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई करने के लिए उनका एक टेंडेंसी बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाता है ना? एग्जैक्टली दैट वे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो कि गायब हो गया है। कैसे गायब हो गया? टेम्परेचर बढ़ाया, और कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जंप करके जाएगा? यू कैनॉट से, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल गया, और यहाँ पर ना इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है ना इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ये भी चाह रहा है कि अपना ऑक्टेट रूल करे, ये भी चाह रहा है कि अपना ऑक्टेट रूल करे। दोनों ऑक्टेट रूल करने की जो कोशिश करते हैं, वहां पर यहाँ पर क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अब्सॉर्ब 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो आप कहोगे होल इज प्रोड्यूस्ड। समझ में? आप कहोगे होल बन गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पर कोई अगल बगल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो खींच के ले लेगा। अभी इसकी बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर,
ये इलेक्ट्रॉन मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि वैलेंस बैंड में थे, लेकिन अभी ये जो होल यहाँ पर बन गया वो इलेक्ट्रॉन को चाहने लगा, इट इज ट्राइंग टू अब्सॉर्ब द नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भगाने की कोशिश कर रहा है। दोनों की मिली भगत से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर होल बन जाएगा। So you will find the electron will jump from hole to hole and go like this, and the holes are moving in the opposite directions. कौन से डायरेक्शन में? In the direction of electric field. समझ में आया? The holes will start moving in the direction of electric field. Electrons will jump. कौन इलेक्ट्रॉन? जो होल टू होल जंप करें। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गए वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब यहाँ पर अभी जो करंट होने वाला है वो दो रीजन से होने वाला है। एक तो हुआ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके कंडक्शन लेवल में गया है उनके लिए करंट होने वाला है, और ये जो होल मूव कर रहे हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके लिए भी तो करंट होने वाला है। सो यू विल सी देयर आर टू रीजंस फॉर करंट, वन इज मूवमेंट ऑफ होल्स एंड मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया क्या? मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों का अगर कोई पूछेगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, बट होल्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होल्स आर पॉजिटिव चार्जेस, दे आर नॉट पॉजिटिव चार्जेस, अपरेंट पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको ये होल्स इधर जा रहे हैं तो उनके चलते जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इधर को होगा। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इधर आने लगेंगे, उनके लिए जो करंट होगा वो भी इधर को होगा, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होंगे। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल करंट को देखेंगे कितना है, एंड दैट विल डिसाइड व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। समझ में आया? तो सारा चीज को नोट्स में लिखने में थोड़ा बहुत कभी दिक्कत हो सकता है या फिर यूं में फील बोर, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिविटी, और मैं बेहतर होगा कि पहले मैं आपको समझा दूं हाउ द होल्स आर फॉर्म्ड। पैसेज ऑफ करेंट और करेंट इन सेमीकंडक्टर। शायद मेरा दूसरा क्वेश्चन में मैं सोच समझ के लिखा था, यस, एक्सप्लेन द टर्म्स होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, करंट थ्रू सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इसी के आंसर में लिखेंगे हम लोग, बढ़िया रहेगा। We'll write all these things. What is hole? What is mobility of holes and electrons? Current through semiconductor in terms of current due to electrons. ठीक है, इसी को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले हम समझते हैं होल्स क्या है। When in natural state at 0 Kelvin, a semiconductor कौन कौन है? जर्मानियम जिसका 32 है, और ये उसे सिलिकॉन जिसका 14 है, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स with nearby atoms। तो ये हो गया, मान लो कि जर्मानियम है तो 32 है एटॉमिक नंबर, 32 हो गया तो 2 8 18 4, हाँ, तो आउटर मोस्ट में 4 है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जर्मानियम का, ये किसी दूसरे जर्मानियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर रहा है, किसी दूसरे जर्मानियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर रहा है ना, ऐसे करके वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके बैठा। ठीक है, एट नेचुरल स्टेट एट 0 Kelvin, a semiconductor having 4 atoms in the valence shell forms covalent bonds with nearby atoms. At room temperature, some electrons
observe thermal photons and jump to conduction band. Jump to conduction band. ठीक है. The covalent bond is left unfilled and develops a strong negativity or electronegativity to observe an electron. ये जो स्पेस रह गया जहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होने का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी बन गया, तो हम कहेंगे जी देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. ठीक है. दिस absence of electron is felt is presence of a positive charge equivalent to electronic charge This fictitious charge is called a hole. समझ में आया? होल क्या है? You say hole is a positive charge. But is there any charge? There is no charge. There is a strong appetite to absorb one electron, so it is behaving as a positive charge. समझ में आया? ठीक है. समझ में आया? ये हो गया होल. क्या पूछा है होल के बाद? पूछा है कि व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. The conduction electrons move in opposite direction of external electric field, but holes move in direction of electric field. अब जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो सरसरा के आराम से जाएंगे. कंडक्शन एनर्जी है. होल्स में जाने के लिए क्या तरीका हुआ? कोई एक हेल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में गिरेगा. इस होल में गिरने से वहां पर दूसरा होल बन गया, वहां का इलेक्ट्रॉन उधर जंप करेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करते करते इधर आएंगे, लेकिन होल्स इधर जाते हुए नजर आएंगे. बात समझ में आ रहा है? तो जितनी आसानी से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उतनी ही आसानी से होल मूव करेंगे. कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड दो चलेंगे, और इसको तो ये बॉन्ड ब्रेक करके जंप करके आ रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों बराबर स्पीड में मूव नहीं करते हैं. तो यहां पर एक टर्म आता है, व्हाट इज मोबिलिटी. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी.
अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड देने से किसी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हुआ, देन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज Vd बाई E, इसको कहते हैं मोबिलिटी। समझ में आया? तो क्या कहेंगे, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, मोबिलिटी को म्यू कहते हैं, ठीक है, मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड। आप सारा चीज लिख लो, एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको बता दूंगा इसमें से क्या क्या चीजें बोर्ड में आने के लायक नहीं है, ठीक है, तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एक्सटर्नल फील्ड, यूनिट एक्सटर्नल फील्ड by application of external field E if the drift velocity of an electron becomes Vd, then मोबिलिटी क्या है, Vd बाय E। डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज मोबिलिटी, 1 मार्क का। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, म्यू से VdE फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली म्यू फॉर द होल्स अगर निकालना चाहेंगे तो Vd फॉर द होल्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आया? कितनी आसानी से, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ये वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट यूनिट। ये मीटर पर सेकंड में है और ये न्यूटन पर कूलम है। कोई पूछेगा तो आप यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन इसकी यूनिट के बारे में पूछते नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख लिए व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज होल, एंड तीसरा क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है करंट थ्रू सेमीकंडक्टर इज इन टर्म्स ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अच्छा, तो हम क्या देखें, दी टोटल करेंट इन सेमीकंडक्टर is given by I is equal to I due to electrons plus I due to holes। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं, होल्स उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उनके पास जो करंट होता है, वो जो करंट होता है किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके लिए जो करंट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का मोशन, होल और इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, बट देयर करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सो द टोटल करंट क्या हो गया, IE प्लस IH। ये हो गया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और करंट ड्यू टू होल्स दिया हुआ है, फाइंड द टोटल करंट। What is the direction of movement of electrons and holes? They are moving in opposite directions, but the currents are in the same direction। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिखा हूँ, वहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। कभी नहीं पूछा है, लेकिन इसमें से जो फाइनल आंसर आएगा आपको याद रखना है, और बाद में जब पीएन जंक्शन यूज करेंगे तब जरूरत पड़ेगा। हम कहेंगे कि जो करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है? इट इज नथिंग बट, आप जानते हो NEA VD, ये आपको याद होगा। आई विल से इट इज NE into E A VD फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते वक्त पढ़े थे, I is equal to NE VD। इसमें NE क्या है भाई? NE is number of conduction electrons per unit volume, conduction electron per unit volume। और अगर हम करंट ड्यू टू होल्स कहे तो इट इज NH। होल्स का भी चार्ज E ही है,
क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक 1 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज है। ए VD के जगह लिखेंगे VDH, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। और इसमें ये NH क्या है? NH इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है, कितना सिंपल तो है। टोटल करेंट I is equal to IE plus I due to holes। ये हो गया NE EA VDE NH EA VDH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। क्या कमन जाएगा? ये कमन जाएगा, ए को डिवाइड कर दो इधर लाके, ए कमन है, I by A। आपको मालूम होगा कि करंट पर यूनिट एरिया इज अदरवाइज कॉल्ड क्या? करंट डेंसिटी, है ना। तो करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया भैया? इससे मिला करंट डेंसिटी इज, ए चला गया है, ई कमन जाएगा, ये आएगा NE VDE प्लस NH VDH एंड फ्रॉम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमें मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं? आप लिख दो बगल में, वी नो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। J इज इक्वल टू सिग्मा E वाला फॉर्मूला सबको मालूम है। J के जगह सिग्मा E लिख सकते हैं, कितना सिंपल है डेरिवेशन। सिग्मा E इज इक्वल टू सेम चीज जो यहाँ पर लिखा था उसी को रिपीट कर देते हैं। और हमें चाहिए था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है? सिग्मा कैसे निकलेगा? E डिवाइड करो, E डिवाइड करोगे तो आप जानते हो कि जो VD बाई VDE by E it gives you mobility of electrons, so that way it comes out to be E into NE into mobility of electrons, similarly NH into mobility of holes। क्योंकि हमें मालूम है कि VDH by E is mobility of holes and VDE by E is mobility of electrons। So conductivity का फॉर्मूला क्या आ गया? सिग्मा is equal to E into NE mu E plus NH mu H। बाद में हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, P टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। N टाइप में आपको नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये इतना ज्यादा मिलेंगे इसको इग्नोर कर देंगे, मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू E टाइम्स NE mu E, इसको इग्नोर कर देंगे ऐसे करके। इन जनरल सेमीकंडक्टर के केस में, बोथ प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बोथ इलेक्ट्रॉन भी है और होल्स भी है ना। अच्छा, ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है कि ज्यादा होल है? अरे एक इलेक्ट्रॉन जब करके कंडक्शन लेवल में चला गया तो पीछे होल बन गया ना। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक होल बन रहा है। कि इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन NE एंड NH? नो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उतने नंबर ऑफ होल से। तो लिखेंगे फॉर प्योर सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन गया, फ्री हो गया तो एक होल बन गया, NE इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू N से, ऐसा आप कह सकते हो। तो सिग्मा क्या बन गया? अब आपको होगी सिग्मा इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, तो क्या मिल गया सिग्मा का वैल्यू? सिग्मा इज कमिंग आउट टू बी, N भी कॉमन चले जाएगा, ये कहां से छुड़ गया मेरा? फॉर प्योर सेमीकंडक्टर्स आप ऐसे कह सकते हो NE इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू N, तो हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू EN mu E प्लस mu H एंड दैट्स ऑल। फिर N क्या है?
number of conduction electrons per unit volume or number of valence electrons per unit volume, both are the same. क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन लेवल में गया तो उधर एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बना, इधर एक होल बना। समझ में आया? सो दिस इज द वे वी डिराइव द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हाँ, ये डेरिवेशन कभी स्कूल में आया नहीं, ये दिया गया कुछ बच्चों के लिए जो पढ़ते लिखते हैं, उनको एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए सेमीकंडक्टर और होल डेंसिटी? इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी बोथ आर सेम। हाँ, पी टाइप एन टाइप होगा तो बात कुछ बदल जाएगा, जिसमें हम लोग बाद में कहेंगे हु इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स ज्यादा हो गया तो मेजॉरिटी कंडक्टर्स आर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज, बट फिलहाल फॉर प्योर सेमीकंडक्टर सिग्मा इज En into mu E plus mu H. How resistance of semiconductors change with variation of temperature? अभी हम लोग देखे कि जो कंडक्टिविटी है, अभी जो देखे वो कितना है, इट इज कमिंग आउट टू बी N into E whole into mu H plus mu E। ठीक है, अब जैसे जैसे हम किसी एक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यू नो दी इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो थर्मल एजिटेशन, वो बहुत जैसे कप इधर उधर जंप करने लगते हैं, तो ये जो ड्रिफ्टिंग होता था बहुत ज्यादा कोलिजन्स होता है और आसानी से होल्स ड्रिफ्टिंग और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग नहीं होता है। मोबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में? मोबिलिटी डिक्रीज कर गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी खा के क्या करते हैं, यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी कम है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन बढ़ जाता है, मोबिलिटी घट जाता है, लेकिन एन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके सामने मोबिलिटी घट के बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है। हो सकता है कि मोबिलिटी आधा हो गया, सपोज टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन एन 100 टाइम्स हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गए, आर यू गेटिंग? तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स रेजिस्टेंस घट जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों चीज को लिखना जरूरी है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, विथ increase in temperature mobility of electrons and holes decreases और decrease। ये पूरा अंडरलाइन करके याद रखना भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू द मोबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? लोग सोचते हैं कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो मोबिलिटी बढ़ रहा होगा, जल्दी जल्दी मूव कर रहे होंगे, आसानी से मूव करने से कम ज्यादा मोबिलिटी हो जाता है। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ज्यादा डिप्ट वेलोसिटी हुआ तो कहेंगे कि मोबिलिटी Vd by E इज वेरी हाई, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मोबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं पूछेगा कोई, इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। बट द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, conduction electron density increases sharply due to small forbidden energy gap। एनर्जी गैप काफी कम है, 1 वोल्ट से भी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। सो ओवरऑली sigma increases and resistance decreases। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स घट जाएगा। वो लोग चाहते हैं कि आप ये एक डायग्राम करके दिखाओ, और आप दिखोगे ऐसे, द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी,
और ये हो गया टेम्परेचर केल्विन स्केल में। Are you getting? They want you to draw this. ये क्वेश्चन 25 बार पूछते हैं। What happens to the resistance of semiconductors with increasing temperature? Explain why. ये हो गया रीजन। समझ में? सीधा यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से, और you write the answer, you will get full mark। ठीक है? ये काफी बार आया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, why intrinsic semiconductors are not used? हम क्यों एक्सट्रिंसिक और पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं? Why intrinsic semiconductors are not used? Intrinsic semiconductor में क्या हुआ? There are few holes and equal number of conduction electrons. अब अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो कंडक्शन बैंड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, वो ब्रेक करता है। लेकिन कितना टू बॉन्ड ब्रेक करेगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। समझ में आ रहा है? तो आप जब जैसे कहोगे कि मान लो कि T डिग्री सेंटीग्रेड में जो ब्रेकेज हो रहा है, मान लो 5 टू इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2T में 10 होगा कि 15 होगा कि 20 होगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। समझ में? देयर इज नो कंट्रोल ओवर हाउ मेनी होल्स विल बी जनरेटेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करोगे, कभी ज्यादा करंट मिलेगा, कभी कम करंट मिलेगा, एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि इतना ही पर्टिकुलर करंट आएगा। समझ में आ रहा है? फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स है उसमें कोई इतना भी होमोजीनियस कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई भी दो चीज एक से ऐसा नहीं है। हम कभी कभार कहते हैं कि ये पेपर जो है ये यूनिफॉर्म है। क्या ये पेपर होमोजीनियस है? तो इसको खींचेंगे कहाँ से टूटेगा? किसी एक जगह से टूटेगा। दिखने में होमोजीनियस लगता है, नहीं खींचेंगे तो किसी एक जगह से टूटा। यहाँ से क्यों टूटा, यहाँ से क्यों नहीं टूटा? दूसरी बार खींचेंगे यहाँ से टूटेगा, कोई जरूरी है कि दूसरी जगह टूटेगा? ठीक है, तो होमोजीनियस तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो कहाँ से टूटेगा। हर जगह वो अलग अलग होता है। तो why intrinsic semiconductors are not used? रीजन्स हुआ, पहला हुआ लो कंडक्टिविटी, क्योंकि तो कंडक्टर जैसा नहीं है कि करंट कैरी कर पाएगा, कंडक्टिविटी काफी लो है। दूसरा हुआ नो कंट्रोल ओवर generation of conduction electrons with variation of temperature। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजन why intrinsic semiconductors are not used। हमें हाई कंडक्टिविटी भी चाहिए और कंट्रोल्ड करंट चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज के लिए हमें दूसरी किस्म की सेमीकंडक्टर की खोज करना पड़ा। क्या है वो? व्हाट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? ठीक है, व्हेन a suitable impurity is added to a pure semiconductor, during its recrystallization period, the impure semiconductor is called extrinsic semiconductor। Extrinsic semiconductor एक्सट्रिंसिक टाइप। कोई इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे सुइटेबल मात्रा में, कौन सी मात्रा में जोड़ेंगे, कौन सा इम्प्योरिटी जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? ड्यूरिंग द रिक्रिस्टलेशन पीरियड। ये दो टाइप के होते हैं,
एक होता है पी टाइप एंड एन टाइप extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are available. What is the purpose of having extrinsic semiconductor? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो चीज की कमी था, एक तो था लो कंडक्टिविटी, दूसरा था देयर वाज नो कंट्रोल। तो ओवरकम दोस टू, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एंड टू हैव ए कंट्रोल्ड करंट वी गो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया? तो जो चीज वहां पर लिखे वहां पर इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकते हो। सो व्हाई एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज रिक्वायर्ड टू हैव हायर conductivity. Usually pure semiconductors, the intrinsic semiconductors are having low conductivity. To get higher conductivity and to have a control on the current, we use extrinsic semiconductors. ठीक है। Next में क्या पूछा है? What are N type and P type semiconductors? What are the total charges on them? ठीक है। तो पहले देखेंगे what is N type semiconductor. When a pentavalent dopant, जिसको आप impurity कहते हो, is added in a small proportion, मतलब in the ratio of 1:10 to the power 10 इस फॉर्म में, 10 power 10, 10 power 5, 10 power 4, 10 power 8 ऐसे करके, मतलब 10 to the power 10 प्योर सेमीकंडक्टर एटम के साथ 1 रहेगा इसका। ठीक है। ये पेंटावेलेंट डोपांट इज यूज्ड। पेंटावेलेंट कौन है? आर्सेनिक का कितना है? और क्या तुम लोग याद नहीं रखते हो? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक हो गया आपका 30 फुट, ये हो गया 33 हो गया आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या हो गया? 33 मतलब 2, 8, 18, यस। और जर्मेनियम के ये बाद आता है आर्सेनिक, नहीं? अच्छा, तो आर्सेनिक का पेंटावेलेंट, व्हेन ए पेंटावेलेंट डोपांट इज एडेड इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन टू ए प्योर semiconductor during its recrystallization a N-type semiconductor is formed. समझ में आया? N-type semiconductor is formed. N-type semiconductor is formed. Example: arsenic added to germanium. क्या होता है इसमें? अगर हम कहेंगे कि ये जो जर्मेनियम है ये अपनी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरों के साथ ऑक्टेट रूल बनाता था, नहीं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड करता था। सोचो कि ये हमारा एक जर्मेनियम है और उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा जर्मेनियम है उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
बगल में मान लो आपने दे दिया एक आर्सेनिक जिसके बाहर कितने हैं 5 है कि नहीं। अब क्या हो गया, जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, ये भी दूसरे के साथ बनाएगा, ये भी इसके साथ बनाएगा, एंड दैट वे यू विल सी ईच एटम इज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड विथ डिफरेंट एटम्स, है कि नहीं। अब देखो तो सबका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया है, आर्सेनिक का भी हो गया है आउटरमोस्ट शेल में, जबकि एक इलेक्ट्रॉन उसका बच गया है, ये इलेक्ट्रॉन का, और ये चाहता नहीं क्योंकि मेरा तो घर बच गया, तू क्या कर रहा है, इधर भगा देगा उसको, है कि नहीं। लेकिन ये न्यूट्रल है अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन इज नाउ फ्री टू गो, क्योंकि इट इज नॉट एनी मोर डिजायर्ड बाय द आर्सेनिक एटम। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता था, यहां से कहीं से कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जाता था, अभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब ये कंडक्शन बैंड में आ गया। समझ में आ रहा है क्या। तो आर्सेनिक का जो जर्मेनियम का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 valence electrons of arsenic and the 5th valence electron of arsenic is felt free. So ये कंडक्शन के लिए फ्रीली कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये सब ब्रेक करके जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे वो सब तो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन तो रेडी है जाने के लिए, फ्री है, दे विल मूव वेरी फास्ट। तो अब क्या हो गया, ज्यादा बताओ, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गया। पहले एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता था, एक होल एक इलेक्ट्रॉन होता था, अब यहाँ पर ऐसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन गए, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। समझ में आ रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो करंट अभी आसानी से फ्लो करने लगेगा, कंडक्टिविटी बढ़ गया। आर यू गेटिंग? सो दैट इज व्हाट वी विल राइट हियर। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन, ये, इसको ना कोई चाहता है ना कोई चाहती है, बेचारा अकेला घूमते रहेगा। क्या लिखेंगे, द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड with 4 valence electrons of arsenic. So the 5th valence electron become free to move। समझ में आया? क्योंकि वो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर चुके हैं, आप चाहे तो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर लिए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप कहोगे the 4 valence electrons of germanium form covalent bond with 4 valence electrons of arsenic to satisfy octet rule, है ना। लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि that is what is the important part to satisfy octet rule। To satisfy octet rule, so the 5th valence electron, so the 5th valence electron of 5th valence electron of arsenic become free to move, become free to move। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया? In such case the conduction electron density, conduction electron density मतलब conduction electron per unit volume becomes much more than
hole density. So Ne is more than NH and sigma is mu. It was E Ne mu E, क्योंकि दूसरे वाला पार्ट को mu E is much greater than mu H. ठीक है, ये फॉर्मूला क्या था? Ne mu E प्लस NH mu H. NH mu H था, सॉरी यहाँ पर लिख दिया, ऐसे लिखने में गड़बड़ हो गया. Ne mu E प्लस NH mu H, this quantity written as E into Ne mu E. So who are the majority charge carriers here? क्योंकि ये पार्ट तो काफी छोटा है, होल का डेंसिटी काफी कम है. टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 10 कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के 10 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए थे, लेकिन आर्सेनिक जोड़ने के कारण 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए. तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो काफी ज्यादा हो गया इस कंपेयर टू होल्स. तो उनके लिए जो करंट हो रहा है उसको क्यों काउंट करेंगे, है कि नहीं? तो कंडक्टिविटी इज कमिंग आउट टू बी, conductivity of p type semiconductor is Ne mu E. So who are the majority charge carriers? Electrons are the majority charge carriers. समझ में आया? Free electrons are the majority charge carriers. तो ये पूछा जाता है, इसलिए मुझे लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वो majority charge carrier के नाम पे पूछा जाता है. तो हम कहेंगे here electrons are मेजॉरिटी, इसी नाम से पूछा जाता है, तो मैं बता दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. क्या समझ में आया? इन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? क्या हो गया इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो आसानी से करंट फ्लो करने लगा, कंडक्टिविटी बढ़ गया. आप कहोगे नहीं सर, पहले तो ये प्लस ये था, बाद में तो ये भी नहीं रहा, बढ़ा कैसे? क्योंकि ये काफी बढ़ गया है. Ne, the electrons per unit volume has increased abnormally because of addition of this पेंटावैलेंट डोपांट. समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, फिर आता है व्हाट इज, क्या पूछा था क्वेश्चन में, और व्हाट आर टोटल चार्ज ऑन देम, पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग देख लिए. तो जैसे इसको लिखें उसी लैंग्वेज में ही हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप semiconductor, when a trivalent dopant से बोरोन, थोड़ा छोटा कर देते हैं नोट को, is added to a pure semiconductor germanium during recrystallization period. अब ये ट्राइवेलेंट है, जर्मेनियम का 4 है. नहीं, जर्मेनियम तो सबके साथ अपना अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट रूल करने की कोशिश करेगा. जहां पर बगल में बोरोन मिलेगा उसके साथ भी दोस्ती बनाएगा, लेकिन बोरोन का बाहर है 3. नहीं, तो इसका जो 4 है उसका 3 के साथ मिला के वो 7 बनेगा. उसका और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी डेवलप हो जाएगा. बोरोन न्यूट्रल है, जर्मेनियम भी न्यूट्रल है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं, नहीं, तुम्हारे पास जितना पैसा था तुम खुश थे, हमारे पास जितना पैसा था हम खुश थे, हम दोनों मिलकर घर बसा लिए. अब किसी दूसरे के लिए प्लान करके हमें और ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ने लगा, जबकि तुम भी गरीब नहीं हो, हम भी गरीब नहीं, दोनों मिलकर गरीब हो गए, क्योंकि डिजायर बढ़ गया, है कि नहीं? बात ऐसे ही है. चलो घर बनाते हैं, चलो कार खरीदते हैं, वैसे तुम गरीब नहीं है, हम भी गरीब नहीं है, दोनों मिलके गरीब हो गए. ये गरीबों वाला मेंटालिटी यहाँ पे आ जाता है. When a trivalent dopant is added to a pure semiconductor germanium during recrystallization period, the 4 electrons, valence electrons, form covalent bond with 3 valence electrons.
state rule, a deficit of electron is felt, thus a hole is formed. क्या बात समझ में आया? होल कैसे बना मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये था आपका जर्मानियम, इसके 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है बोरॉन, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है जर्मानियम दूसरा, इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके है जर्मानियम चारों तरफ है, इसके जर्मानियम के चारों तरफ जर्मानियम ही है, और यहाँ पर भी ऐसे सब। तो ये जो जर्मानियम है सेंट्रल वाला, ये इसके साथ ऑक्टेट रूल किया, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड किया, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड किया, और ये जो बगल में होगा इसके साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड किया, इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया। बोरॉन के अगल बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसके साथ मिलके कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जर्मानियम को जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ करेंगे। तो करने के बाद क्या हो गया, अब यहां पर एक जर्मानियम में सोचो, अब यहां पर भी एक जर्मानियम है, लेकिन यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर एक एम्प्टी स्पेस है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया है। काश वहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो दोनों का ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो जाता। समझ में आया क्या? अब क्या हुआ, ना इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हुआ, ना इसका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हुआ, तो ये जो होल क्या हो जाएगा, देयर इज ए स्ट्रांग एफिनिटी टू ऑब्जर्व वन इलेक्ट्रॉन एट दिस प्लेस। This urge developed to observe one electron usage the presence of holes। तो पहले होल्स कैसे बन रहे थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ये सब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा के कंडक्शन बैंड को जंप कर जाते थे, होल बन जाता था, जितने तो होल उतना तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा होल खाली पीली बन रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को नहीं भगाया गया, तो अब होल का मेजॉरिटी बढ़ गया, सो होल्स बिकम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिव होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या लिखेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे, ये कौन है भैया, कौन भाग गया इधर से, thus the hole density increases and holes become the majority charge carrier। Now if you say about conductivity, तो आप क्या कहोगे, n holes E into mu for holes, क्योंकि NH is holes density, holes per unit volume, which much more than conduction electrons per unit volume। तो ऐसा चीज को कहते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिव होल्स आर इन मोशन। समझ में आया क्या? दूसरे को क्यों कहते थे एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर द चार्ज कैरियर्स। फिर एक क्वेश्चन में और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन, बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। क्या हुआ, आप आर्सेनिक जोड़े हो, एक डेफिसिट फील हो रहा है, लेकिन उनका तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बरकरार है, इलेक्ट्रॉन्स तो वही है। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन दी टोटल चार्जेस ऑन देम, पी टाइप में क्या टोटल चार्ज है, 0, एन टाइप में टोटल चार्ज है 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोकली ऑब्जर्व करने का टेंडेंसी डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। समझ में आ रहा है? लोकली इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी हो चुका है, लेकिन पेट सबका भरा हुआ है। जैसे आप खा पी के घर से निकलते बाहर गुपचुप वाला को देखे, एक दो तो खा लेते कि नहीं खाते, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्ट, नॉट ऑफ द बिकॉज ऑफ द हंगर और हंग्री, है ना। यू आर नॉट हंग्री बट देन टेस्ट के चलते कुछ जबरदस्ती पूछ करके जो और क्रिएट होता है, 2-4 गुपचुप गोलगप्पे खा लेते हो। ये बात हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर में। क्या मैं आपको एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर तक ठीक से समझा पाया?
तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है और बताना जरूरी है कि एंट्रेंस के लिए हमें क्या क्या चीजें याद रखना चाहिए। एंट्रेंस के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी, हमें स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए। कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। आई एम टॉकिंग फॉर बोर्ड। व्हाट यू मीन बाय एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड विद द हेल्प ऑफ, और कभी कभार 2 मार्क के लिए आता है, व्हाट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। खाली डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ भी नहीं समझाना है, और तीनों डायग्राम में दिखा दिया है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। यस सर, ये सेमीकंडक्टर के लिए एक डायग्राम दिखाना काफी है, लेकिन मैं 2 टेम्परेचर में दिखा दिया, लो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में। कभी कभार हाउ यू डिस्टिंग्विश कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो लिखना पड़ेगा कि इसमें गैप है, उसमें गैप नहीं है, इसमें ओवरलैप है, इसमें छोटा गैप है, इसमें बड़ा गैप है ना। तो बस हाँ, 3 वोल्ट का ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है एनर्जी गैप, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग है, एनर्जी गैप है नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है फेर्मी लेवल, उसके बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अभी मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हो गया, व्हाट इज फेर्मी लेवल, हम लोग देख लिए व्हाट इज फेर्मी लेवल यहाँ पर, है ना। अच्छा, व्हाट इज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी देख लिए, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हाउ यू फाइंड द कंडक्टिविटी, कैसे बढ़ता है, पैसेज ऑफ करंट कैसे होता है उसमें से, ये भी देख लिया हम लोग। मोबिलिटी किसको कहते हैं, पैसेज ऑफ करंट कैसे होता है, होल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं। होल्स में ये डायग्राम में बताया था, शायद यूज नहीं किया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड को चले गए तो यहाँ पर होल बन गए, जितना तो होल है उतना तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अब इसमें अब देखो, इनके पास कुछ एनर्जी है, इनके पास कुछ एनर्जी है। गर्म करने से फेर्मी लेवल क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि इधर वाले के पास कुछ एनर्जी आ गया, कुछ ज्यादा एनर्जी आ गया। अभी अगर हम पी टाइप और एन टाइप में कहेंगे फेर्मी लेवल का क्या होता है, ये जोड़ना चाहेंगे एज ए इंपॉर्टेंट फीचर फॉर टुडेस क्लास, जो मैं बताया नहीं अभी, मैं बता देता हूँ। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हाट हैपेंस टू द फेर्मी लेवल बाय एडिंग ए पी टाइप, एडिंग ए पेंटावैलेंट और ए ट्राइवैलेंट डोपांट। कहाँ गया, यहाँ तक देखे थे हम लोग, यस, यहाँ तक देखे थे, नहीं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेंटावैलेंट डोपांट ऐड करोगे, पेंटावैलेंट डोपांट ऐड करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नहीं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मोर एनर्जी। अरे ये देखो, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड। अगर हम एन टाइप की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो आप देखोगे उसमें यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक तो टेम्परेचर के चलते यहां से छोड़ के आए थे, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए आर्सेनिक का, वो भी यहां पर आ गए। सारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द फेर्मी लेवल, है कि। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो जो एवरेज एनर्जी लेवल निकलेगा, जिसको हम फेर्मी लेवल कहते हैं, वो कहां पे रहेगा, इट विल बी क्लोज टू दिस, ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, इन्हें बाय एडिंग ए पेंटावैलेंट डोपांट फेर्मी लेवल गोज हाई। ये किसमें हुआ, इन केस ऑफ पेंटावैलेंट डोपांट में, एन टाइप में। ये सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए पूछा जाएगा। और अगर ये पी टाइप हो गया तो होल्स कहां बनेंगे, होल तो बनेंगे वैलेंस शेल में। होल्स आर क्रिएटेड हियर इन द वैलेंस शेल में, कि होल बन रहा है, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो नाउ इन दिस केस यू विल सी, अगर ये पी टाइप का है, जो फेर्मी लेवल है, दैट विल बी कमिंग डाउन क्लोज टू दी वैलेंस शेल। समझ में आया? सो व्हेन pentavalent dopant is used, fermi level goes high, and when p type or trivalent dopant is used, fermi level goes low. ठीक है? अब fermi level is close to the valence shell, this is close to the conduction band, ऐसे कह सकते हो। ये this is close to the valence band के पास है, fermi level is close to the valence band, और ये fermi level ऐसा याद रखो, ऊपर नीचे जाता है बोलने से बेहतर होगा कि इट इज क्लोज टू दी कंडक्शन बैंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्योंकि फेमी लेवल का डेफिनेशन मालूम रहने से आप इसको कर सकते हो। क्या था फेमी लेवल? एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? जैसे एवरेज एज निकालना है, सबका एज निकालो, जोड़ो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। लेकिन हम अगर ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पर सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो एवरेज एज जो निकलेगा वो उनके आसपास ही निकलेगा। ऐसे जाएंगे स्कूल में, तुम्हारा क्लास टीचर को जोड़ के सारे बच्चे छोटे हैं और टीचर एक ही बड़ा है, तो जो एवरेज एज निकलेगा बच्चों के आसपास निकलेगा। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो आप कहोगे जो फेमी लेवल होगा क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होगा। और ये यहाँ पर होल्स ज्यादा है, होल्स कहाँ पर बनते हैं? वैलेंस बैंड में बनते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर फेमी लेवल क्लोज टू दी वैलेंस बैंड होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोल देता हूँ, सुन लो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन होता है व्हाट यू मीन बाय एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, 1 मार्क। ड्रॉ एनर्जी बैंड्स फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, 1 मार्क। With the help of energy band diagram, explain the difference between conductor, insulator and semiconductor। तो forbidden energy gap और overlapping energy band, वो सारे के बारे में बताना है। हो गया? सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। What is an intrinsic semiconductor? नेक्स्ट आ गया सीधा, what is an intrinsic semiconductor? a pure semiconductor। कैसे बनाया जाता है? ड्यूरिंग रिक्रिस्टलेशन ऑटोमेटिकली इसको मेल्ट करके रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी ऑटोमेटिकली वो सरफेस में आ जाता है। फिर सरफेस को साफ कर दो तो वो साफ हो गया। समझ में? एक छिलका ही निकाल दो, जैसे खीरा का निकालते हो, एक छिलका ही निकाल दो तो सारी इम्प्योरिटी उसके साथ ही निकल गया, पूरा प्योर हो जाता है। हाँ पूरा प्योर। अंदर जो रहेगा वो प्योर रहता है, अंदर इम्प्योरिटी रहेगा नहीं। रिक्रिस्टलाइज करेगा ना एटम एटम के साथ, दूसरे को रहने ही नहीं देगा, भगा देगा उसको, क्योंकि मोल्टन स्टेट में पुश करके निकाल देगा उसको। समझ में आ रहा है? अगर तुम में हमें, जैसे हम लोग 5-6 लोग बिछड़ गए किसी दुर्गा पूजा के मेला में, और हम लोग आपस में बड़ा प्यार है, तो जो भी बगल में अंदर हमारे बीच में जो लोग हैं पीछे के बाहर निकल जाएंगे, हम लोग खींच खाच के पास आ जाते हैं, वही लोग पीछे के बाहर निकल जाएंगे। रिक्रिस्टलेशन में वही होता है, दे वांट टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ और मेक स्ट्रक्चर्स विथ अदर कोहेरेंट एटम्स, तो फिर उसमें बाकी इम्प्योरिटी को पुश करके बाहर निकाल देते हैं। रिक्रिस्टलेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन मेटल्स। ठीक है, हाँ तो ये हो गया व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर आता है व्हाट इज, सीधे नेक्स्ट, कितने कम क्वेश्चन बोला मैं। नेक्स्ट हो गया व्हाट यू मीन बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट यू मीन बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एंट्रांस वालों के लिए व्हाट हैपेंस टू द फेर्मी लेवल बाय एडिंग ए पेंटावैलेंट डोपेंट और एडिंग ए ट्राइवैलेंट डोपेंट। समझ में आया? इतने में ही सारा कुछ निपट जाएगा। 50% अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा इसमें से ये हो गया 50%, और 50% रह गया पीएन जंक्शन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास, एंड उसका यूज एज ए रेक्टिफायर एंड ऑल दैट। समझ में आया? तो फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास इसको और कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे। ध्यान से थोड़ा थ्योरी को देख लेना, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।